सो आर्टिकल 13 के पार्ट 2 में आज हम इस वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे केस लॉज के साथ। क्या बेसिक टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स थे केस लॉज में, ताकि आपको एक लॉजिकल प्रोग्रेशन से समझ आ जाए। और इसको पूरा समझने से पहले कुछ चीज़ें प्री रेक्विजिट नॉलेज है उसको समझ लो। आर्टिकल 13 का यूज़ होगा बार बार, आर्टिकल 368 का यूज़ होगा बार बार। क्या कहता है? ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड मत करना, है ना। फंडामेंटल राइट्स को टच मत करना, वायलेट मत करना। ये कहता है कि मैं कुछ भी अमेंड कर सकता हूँ। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। ये फंडामेंटल राइट्स को टच मत करना ऐसा कहता है ना, क्योंकि ये 13(1) और 2 को जब आप पढ़ेंगे, हमने पिछले वीडियोस में देखा भी है, जुडिशियल रिव्यू वगैरह सब उसमें 368 पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है कि भाई आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो आपस में कहीं ना कहीं क्लैश है, ठीक है। और इसी को हम देखते हैं जब इन केस लॉज में डिस्प्यूट पहुंचता है कोर्ट्स में। बैकग्राउंड क्या था? सो भाई ये समझ लो कि 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय राजा महाराजा पहले थे, तो ज़मीनें जो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई बड़ी बराबर मात्रा में बटी नहीं थी। सरकार का बहुत ज़्यादा ज़मीन पर कंट्रोल नहीं था, क्योंकि ज़मींदार और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास अबंडेंस अमाउंट में प्रॉपर्टी थी। तो अब अगर उनसे उस प्रॉपर्टी को वो लेंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि पार्ट 3 में आपका काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो कि लोगों को प्रॉपर्टी के अधिकार दे रहे हैं। पार्ट 3 जो कि बहुत ही क्रूशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको वायलेट नहीं किया जा सकता। अब चूंकि यही पार्ट लोगों को प्रॉपर्टी के अधिकार दे रहा है, तो अगर हम लोगों से उनकी वो ज़मीन लेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाएंगे। ज़मीन लेनी क्यों है? क्योंकि भाई वेलफेयर लेजिस्लेशन अगर मुझे बनाने हैं, मुझे अगर स्कूल्स बनाने हैं, मैं सरकार हूँ। अगर मुझे हॉस्पिटल्स बनाने हैं, मैं सरकार हूँ। बेसिकली किसी भी पर्पज़ के लिए देश को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो ये सब चीज़ें तो ज़रूरी हैं। तो इसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए, तो उस लिए हमको अल्टीमेटली ज़मीन लेनी है। अब चूंकि पार्ट 3 मुझे ब्लॉक कर रहा है, मैं सरकार हूँ और पार्ट 3 मुझे ब्लॉक कर रहा है कि मैं लोगों से उनकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, है ना, कंपल्सरीली नहीं ले सकता। तो एज अ स्टेट, एज अ पार्लियामेंट, हमने क्या किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अमेंड कर दिया, शेड्यूल 9 बना दिया, जिसमें हमने कह दिया कि इस शेड्यूल में हम बेसिकली ये ज़मीन हड़पने के ये सारे कानून होते हैं जो इस वाले शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। तो पर्पज़ इसका यही था कि जो कुछ इस शेड्यूल में पड़ा हुआ है, 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के, उस पर कोर्ट जुडिशियल रिव्यू वगैरह नहीं कर पाएगा, उससे वो बच जाएगा कानून। तो अगर हम ज़मीन ले और ऐसे कानून को लेकर ले जो कानून आखिर 9th शेड्यूल में पड़ा हुआ हो, तो सरकार और कोर्ट उस पर जो है बेसिकली जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगा, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर पाएगा। तो 9th शेड्यूल बना दिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सरकार ने। फिर आपका 31A और 31B उठा के इंसर्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। ये सारे बेसिकली जो लॉज थे एज अ कंबाइंड क्या कर रहे थे कि लोगों से अब उनकी ज़मीन लेना सरकार के लिए आसान कर रहे थे, ठीक है। तो मैं उठा के सारा कुछ आपका 31A, 31B, 9th शेड्यूल, जो बेसिकली फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की चीज़ें थी, उसको उठा के चैलेंज कर दिया गया। किसमें? 1951 का आपका जो केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। मेन आर्गुमेंट समझ लो क्या था, ठीक है। तो जो इधर की पार्टी होगी, है ना, जो सरकार वाली पार्टी नहीं है, जो लोगों वाली पार्टी है, वो क्या कहेगी? वो कहेगी कि भाई आर्टिकल 13(2) जो है वो पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने से रोकता है, और आप इन कानूनों के थ्रू हमारा फंडामेंटल राइट ले रहे हैं, इसीलिए 13(2) की पावर के तहत जुडिशरी उन लॉज को स्ट्राइक डाउन कर दे। 13(2) का आर्गुमेंट लिया एक तरफ ने, और सरकार ने क्या आर्गुमेंट लिया कि भाई ऐसा है कि हम बेसिकली 31A, 31B और 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लेकर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आर्टिकल 368 से हमको करने का पावर मिलता है, और उसमें हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि 368 में लिखा हुआ है एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। तो हमने कर दिया, क्या दिक्कत है? सो एक पार्टी 13(2) को आर्ग्यू कर रही है, एक पार्टी 368 के बेस पे आर्ग्यू कर रही है। अब कोर्ट ने जो इसमें पाया, कोर्ट ने क्या लॉजिक लगा के किसको जिताया किसको हराया, उसको समझ लो। 13(1), 2 और 3 आपके ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए थे,
1 और 2 आपका 1 आपका प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, 2 आपका पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को रोकता है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाने से, और 3 जो है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि भाई लॉ है क्या। सो आपका 13(3) जो है ये डिफाइन कर रहा है कि लॉ क्या है। 13(2) में हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेचर जो फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे करे, अब्रिज करे, वायलेट करे। अब अगर इनके इस आर्ग्यूमेंट को माना जाए तो 13 उसी चीज पर अप्लाई होगा, उसी लॉ पर अप्लाई होगा जो 13(3) के हिसाब से लॉ है, क्योंकि आर्टिकल 13 जो भी चीजें कर रहा है उसका अपना एक डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें उसने लॉ को डिफाइन कर रखा है। तो अनलेस आपका वो लॉ 13(3) के लॉ की डेफिनेशन में फॉल करे, 13(2) का जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, कोर्ट उसको इस्तेमाल उस लॉ के ऊपर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कोर्ट ने जो इसमें रीजनिंग दी लास्ट में वो क्या थी, वो ये थी कि भाई 13(3) में जो वर्ड लॉ है ना, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। क्या उन्होंने कहा कि भाई लॉ देखो 2 तरीके के होते हैं, एक है जो पार्लियामेंट अपनी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स में बनाता है, तो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं, और एक है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपका 368 के तहत है। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को यूज करके जो लॉ बना रहा है आपका लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लॉ। और 13(3) के हिसाब से कोर्ट ने कहा कि भाई 13(3) खाली और खाली ऑर्डिनरी लॉज के ऊपर अप्लाई होता है। जैसे कि अब पार्लियामेंट अलग से कोई लॉ बनाए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, इस तरीके के जो ऑर्डिनरी लॉज हैं, इनको जब वो बनाएगा तब 13(3) का और 13(2) का उस पर अप्लीकेशन होगा। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट करेगा तब अप्लाई नहीं करेगा वो, क्योंकि वो लॉ की डेफिनेशन में ही नहीं आता है, क्योंकि 13(2) अप्लाई ही उस पर होगा जो लॉ है, और लॉ की डेफिनेशन में ये है नहीं, इसलिए 13(2) इस पर अप्लाई ही नहीं होगा। आर्गुमेंट कोर्ट का ये था। तो इनके बेसिक उसमें क्या हो गया, 368 ऊपर चला गया और 13(2) वीक हो गया, नीचे चला गया। सो अल्टीमेटली कौन जीता, 368। आपका कौन सा केस है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका पहले केस में था। अब चीजें 1964 में दूसरा केस आया आपका सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी कोर्ट की जो रीजनिंग थी, क्रक्स आर्गुमेंट का यही था, क्योंकि देखो यही सब चैलेंज हो रहा था, है ना, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर। तो क्रक्स आर्गुमेंट 13 वर्सेस 368 का ही था। सो अब सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में भी कोर्ट का जो रुख था वो बिल्कुल सेम था। उन्होंने सेम रीजनिंग देकर 13 को 368 के नीचे कर दिया। क्यों, लॉजिक समझना, 13 में लॉज को बनाने पर पाबंदी है जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, है ना। अब वर्ड आया लॉज, तो लॉज का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, तो लॉ को डिफाइन कर रहा है 13(3). कोर्ट ने कहा कि 13(3) में जो लॉ है ना, वो ऑर्डिनरी लॉज की बात कर रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, क्योंकि 13(3) में जो लॉज पार्लियामेंट बना रहा है वो ऑर्डिनरी पावर को इस्तेमाल करते हुए बना रहा है, ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए। कॉन्स्टिट्यूएंट पावर क्या होती है, भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन से में चेंजेस, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिलीट करना, अमेंड करना, उससे संबंधित होती है। क्योंकि अब देखो, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है ना, तो अपनी उसी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए बनाया। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और ऑर्डिनरी पावर के बीच में कोर्ट्स ने क्या कहा कि भाई 13(3) का जो लॉ है वो ऑर्डिनरी पावर के द्वारा बनाया गया लॉ है। 368 इज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर को इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट बना सकता है, वो इसके अंदर कवर ही नहीं होता। तो आर्ग्यूमेंट समझ के चलना बस। तो स्टेट ऑफ राजस्थान वाले केस में भी आपका 1964, ठीक है, इसमें आपका सेम चीज हेल्ड हुई, और बेसिकली जो क्रक्स था रेशियो उसको ही समझ के चलो कि 13 को वापस से नीचे कर दिया गया और 368 को ऊपर कर दिया गया।
सो वापस से वही चीज हो गई, 13 वर्सेस 368 में 368 को मोर पावरफुल बता दिया। फिर आपका आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, तो गोलकनाथ वाला केस था ठीक है, इसमें चीजें बदल गई। इसमें जो पुरानी रूलिंग्स थी 1951 और 64 की, उसको पूरी तरीके से ओवररूल कर दिया। सो आर्गुमेंट अभी तक क्या था कि लॉ के अंदर केवल और केवल ऑर्डिनरी लॉज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट करने वाले लॉज हैं वो लॉज नहीं आते हैं। इसीलिए 13 368 के ऊपर अप्लाई नहीं हो पा रहा था और 13 बेसिकली ऊपर नहीं आ पा रहा था। इस वाले केस में उल्टा कह दिया, इन्होंने कह दिया कि भाई लॉ के अंदर ये भी आता है और ये भी आता है। सो अब लॉ के अंदर चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट भी आने लगा, तो अब क्या हो गया, 13(2) का जो पावर था वो किस पर अप्लाई होने लगा, 368 पर भी अप्लाई होने लगा। सो अब अगर कोई चीज है जो 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके आपने जोड़ी या घटाई, और अगर वो 13 के जो बेसिकली फंडामेंटल राइट वाले डायरेक्शंस हैं उसको वायलेट कर रहा है, तो 13(2) क्या करेगा, उन लॉज को खारिज कर देगा। सो अब बेसिकली ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया। सो अभी तक 13(2) नीचे हो रहा था, 368 ऊपर हो रहा था। गोलकनाथ ने 1951 और 64 की रूलिंग्स को ओवर रूल कर दिया और उल्टा रेशियो दिया और कहा कि भाई 13(2) 368 के ज्यादा पावरफुल है। अल्टीमेटली मतलब क्या निकला कि नाउ 368 कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि अगर 368 ऊपर रहता तो वो अमेंड कर सकता था। अब चूंकि ये वीक हो गया तो अब ये इस डायरेक्शन को वायलेट नहीं कर सकता, और इसलिए अब फंडामेंटल राइट्स ऊपर आ गए, 368 नीचे आ गया। राइट, इतना आपका गोलकनाथ में हुआ। लेकिन इससे जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार थी वो काफी असंतुष्ट हुई और उन्होंने बेसिकली 24th अमेंडमेंट 1971 इंट्रोड्यूस कर दिया 4 साल के बाद, जिसके तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली 13(4) और 368(3) को ऐड कर दिया। इन दोनों में लिखा क्या हुआ है, इन दोनों में इतना ही लिखा हुआ है कि 13 का कोई भी प्रोविजन है ना 368 के अमेंडमेंट पे अप्लाई ही नहीं होगा। देखो 13 वर्सेस 368 चल रहा था। पहले के केस में शंकरी प्रसाद ने कहा कि भाई 368 पावरफुल है, ये वीक है, ठीक है। अगला केस आया सज्जन सिंह, बोले हाँ ये भी वीक है, 368 ही पावरफुल है। गोलकनाथ आया, कहा नहीं ये वीक है, ये पावरफुल है। समझ रहे हो? तो अब अल्टीमेटली लास्ट में अभी तक इससे पहले क्या हुआ, 368 को वीक बताया, 13 को पावरफुल बताया। तो ये इंदिरा गांधी अब जो कि पार्लियामेंट की साइड वाली थी, जिनको 368 की मजबूती में इंटरेस्ट था, जो चाहती थी कि 368 मजबूत रहे, क्योंकि तभी तो पार्लियामेंट में बैठी इंदिरा गांधी की सरकार कोई भी अमेंडमेंट कर पाएगी बिना सुप्रीम कोर्ट की पाबंदियों के। तो इनका जो तरीका था, इन्होंने कहा भाई कोर्ट ने तो इंटरप्रिटेशन उल्टा कर दिया, तो अब हमको अब अगर उस चीज को बाईपास करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उठा के कर देंगे। सो हमने 24th अमेंडमेंट किया 1971 में, 4 साल के बाद जब गोलकनाथ की ये रूलिंग आई, और इन्होंने क्या कर दिया कि 13(4) अभी तक अल्टीमेटली क्या था कि 13 विल अप्लाई ऑन 368, है ना, क्योंकि 13 के लॉ की डेफिनेशन में 368 का अमेंडमेंट फॉल करता है। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया, कहा कि 13 में एक और आर्टिकल जोड़ो और इसमें लिख दो कि 13 विल नॉट अप्लाई ऑन 368। तो आप 13(4) और 368(3) पढ़ेंगे जाकर, तो उसमें आपको यही मिलेगा कि आर्टिकल 13 विल नॉट अप्लाई ऑन 368, है ना। Nothing in this article shall apply to any amendment of this constitution made under article 368। तो इस आर्टिकल का कुछ भी किसी ऐसे अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा जो 368 के तहत बना है। और 368(3) में भी जाके हमने लिख दिया कि भाई आर्टिकल 13 का कुछ भी इस अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा। सो अल्टीमेटली जो रूलिंग कोर्ट्स ने दी उसको उल्टा करने के लिए लेजिस्लेचर ने, पार्लियामेंट ने एक बाईपास निकाला और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत 13 क्लॉज 4 ऐड कर दिया और 368 क्लॉज 3 ऐड कर दिया। अब इस वक्त क्या हो गया, देखो अभी तक ये पोजीशन था, इसके आने के बाद पोजीशन क्या हो गई, वापस से ये कमजोर और ये पावरफुल, राइट। तो अब वापस से 13 वीक हो गया और 368
पावरफुल हो गया। तो अल्टीमेटली अब इस वक्त क्या हो गया कि 368 का कोई भी अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर भी रहा हो तो 13 उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसके बाद फाइनली अब कोर्ट में जब मामला केशवानंद भारती में पहुंचा तब क्या हुआ उसको आप समझ लो। सो 73 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के जजमेंट में क्या हुआ कि अभी तक आपको समझ आ ही गया होगा कि भाई 13 वर्सेस 368 ये वाला चार्ट देखे रहो तो दिमाग में ज़रा चीज़ें क्लियर रहेंगी। शंकरी प्रसाद आया, बोला 368 पावरफुल है। सज्जन सिंह आए, बोला 368 पावरफुल है। गोलकनाथ आया, बोला 13 पावरफुल है। 24th अमेंडमेंट आया, बोला 13 अप्लाई नहीं होगा 368 पर, तो 13 अपने आप क्या हो गया, वीक हो गया, 368 पावरफुल हो गया। तो प्रेजेंट पोजीशन ये है कि 368 में आप कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और 13 कैन नॉट स्टॉप इट। केशवानंद भारती ने कहा भाई ये बहस बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम आपको कुछ ऐसा बताते हैं, क्योंकि भाई 13 अगर 368 को रोक नहीं सकता, दैट मीन्स 368 के पास अनलिमिटेड पावर हो गई। अनलिमिटेड पावर का मतलब समझ रहे हो? अनलिमिटेड पावर का मतलब है कि कल को पार्लियामेंट चाहे तो उठा के प्रीएम्बल का यही बदल दे कि आज से कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिपब्लिक नहीं है, मोनार्कियल है। प्रोविजंस उठा के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे बदल दे कि भाई आज से हम इलेक्शन ही नहीं कराएंगे, इलेक्शन ही खत्म, जो सरकार बन गई वो जनरेशन टू जनरेशन चला करेगी। देयर इज नो डेमोक्रेसी, देयर इज नो रिपब्लिक एनी मोर। सो अमेंडमेंट कुछ भी अगर आपको करने की पावर दे दी जाएगी तो आप उठा के कुछ भी कर देंगे, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये वाली बहस बहुत ज़्यादा हो गई, अब इसको रोकने के लिए ये तरीका निकाला जाए कि यू कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड कर दो, बट यू विल नॉट अमेंड the fabric, the idea, the basic structure of the constitution, the spirit of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जिस आइडिया पर उसको बनाया है ना, जिस आइडिया पर बनाया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिपब्लिक होगा, डेमोक्रेटिक होगा, है ना, सोशलिस्ट होगा, सोशलिस्ट सेक्युलर, है ना, ये सब चीज़ें जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया है। फेडरलिज्म, है ना, कि भाई सारा का सारा पावर अकेला सेंटर अपने हाथ में नहीं रख लेगा, देयर विल बी फेडरलिज्म, सो डिवीजन ऑफ पावर रहेगा। ये सब चीज़ें जो हैं, रूल ऑफ लॉ, है ना, ये सब चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दीज कैन नॉट बी टच्ड, है ना। तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। गोलकनाथ को उठा के ओवररूल कर दिया, क्योंकि गोलकनाथ कह रहा था कि भाई आप फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर पाओगे, चाहे जो हो जाए, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, गोलकनाथ ये कह रहा था। तो ये केशवानंद भारती में कहा ऐसा है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। पार्लियामेंट बड़ा खुश हुआ कि हाँ भाई कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, हाँ कुछ भी अमेंड कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इवन नाउ यू कैन अमेंड एनी फंडामेंटल राइट, but if the judiciary finds it to be violative of the basic structure of the constitution itself, then they can strike down that constitutional amendment then and there, right? So अब इसको समझो कि 13(4) चूंकि आ गया और केशवानंद भारती में 13(4) और 368(3) को भी चैलेंज किया गया था, जिसके तहत बेसिकली अल्टीमेटली क्या है कि 13 368 पर अप्लाई ही नहीं होगा, क्योंकि 13(4) में लिख दिया है कि 368 के किसी भी अमेंडमेंट पर 13 अप्लाई नहीं करेगा। कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसका मतलब प्रेजेंटली भी यू कैन नॉट चैलेंज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज वायलेटिंग योर फंडामेंटल राइट on the ground that it violates your fundamental right. That is not enough because 13(4) blocks it. So what you have to do is you will challenge any constitutional amendment, right, on the ground that it is violating the basic structure of the constitution. So अभी तक 13 में आप जब भी किसी लॉ को चैलेंज करते थे, आप सीधे इसी ग्राउंड पे पहुंच सकते थे कि भाई ये फंडामेंटल राइट को मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वायलेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको 13(4) ने चूंकि ब्लॉक कर दिया, तो 13 का यूज करके आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर पाओगे। स्टिल 13(2) का यूज करके आप ऑर्डिनरी लॉज को चैलेंज अभी भी कर सकते हो। देखो, ऑर्डिनरी लॉज और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिफरेंस समझ के चलो।
क्योंकि 13(4) केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करना होगा तो केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पे आप जाके चैलेंज कर पाओगे, क्योंकि केशवानंद भारती की रूलिंग में यही हेल्ड हुआ था। लेकिन ऑर्डिनरी लॉस को यू कैन ऑल्सो चैलेंज ऑन 13(2). ऑब्वियसली बात है, बेसिक स्ट्रक्चर पे तो आप चैलेंज कर ही सकते हो, वो उसका बाप है ना, बट इस पर तो कर ही कर सकते हो। सो ये आपको टेक्निकलिटी समझ के चलनी है। इस तरीके से आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इवॉल्व हुआ। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में क्या क्या आता है, ये हर बार जब भी कोर्ट के सामने क्वेश्चन जाता है तो कोर्ट बता देती है। जैसे आपके तमाम केसेस आए जिसमें अलग अलग बार कोर्ट्स ने बता दिया कि भाई आपसे ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, आपसे ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण में आपका कहा था जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। और आप केशवानंद भारती को पढ़ेंगे तो अलग अलग जो जजेस का जो रेशियो है, जो मेजॉरिटी ओपिनियन के हैं, उन्होंने तमाम चीज़ों को बताया। भाई फेडरलिज्म है, रूल ऑफ लॉ है ना, आपका रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और बेसिक स्ट्रक्चर इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव डॉक्ट्राइन, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है ये अभी किसी को नहीं पता है। ये जब जब चाहेगी कोर्ट के सामने आप मामला लेके जाओगे और कोर्ट उसको मामले को पूरा अच्छे से जांच परख कर इंटरप्रिटेशन करके किसी भी नई चीज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है उसको उठा के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में डाल सकती है ना। फिलहाल जो चीज़ें एग्जिस्टिंग कोर्ट्स में कही जा चुकी हैं उसको आप मान के चलो कि दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर, बट वो लिस्ट कंप्लीट नहीं है, कोर्ट उसको जब चाहेगा बढ़ा भी सकता है ना। तो ये आपका 1951 से 1973 का केशवानंद भारती तक का जो बेसिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन था और क्या आर्गुमेंट रहे, मेन जो जिस्ट है, ताकि समझ आ जाए वो मैंने बताने की कोशिश करी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। 13 में अब आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 13(4) और 3 अभी भी हैं। 13(4) और 368(3) अभी भी एग्जिस्टेंस में है। 4 और 5 नहीं है। 4 और 5 बेसिकली 42nd अमेंडमेंट 1976 में जोड़े थे जब इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। और बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हमारे पास अनलिमिटेड पावर है 368 के तहत हमारे पास अनलिमिटेड अमेंडमेंट की पावर है। तो कोर्ट ने मना कर दिया कि अनलिमिटेड कुछ नहीं होता डेमोक्रेसी में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बातें अब सब हो चुकी हैं, अनलिमिटेड अब कुछ नहीं है। तो 4 और 5 को उठा के 1980 के मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उठा के स्ट्राइक डाउन कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो 368(4) और 368(5) अब आपके खारिज हो चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं लेकिन आप फुटनोट में जाके पढ़ लीजिएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुके हैं, कोई मतलब नहीं है, अनएनफोर्सेबल हो गए हैं, है ना। और 13(4) और 368(3) आज भी एग्जिस्टेंस में है। इनका एप्लीकेशन केवल अब इतना है कि आपको ये समझना है कि 13 का काम ये था कि आप किसी लॉ को जाके चैलेंज कर रहे हो। लॉ दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉज, है ना। आपको केवल इतना जानना है कि चूंकि 13 का जो क्लॉज 4 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रोटेक्ट करे ले रहा है 13(2) से, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अगर चैलेंज करना है तो केवल और केवल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के वायलेशन पे चैलेंज किया जा सकता है। बल्कि ऑर्डिनरी लॉज का चैलेंज इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। तो ये आपको समझ लेना है। आई होप ये अब सभी को क्लियर होगा। इस पर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।